कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर दी सफाई। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनए सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया शिनेत और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया शिनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता है, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट 2 नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर लाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौनकर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। एक्स पर उन्होंने ये लिखा था। आपको बता दें कि सुप्रिया शिनेत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना रनौत के बारे में कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया था। हालांकि उन्होंने इस पोस्ट को बाद में हटा लिया था। वहीं इस पोस्ट को लेकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद शिनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया,
जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट हटा दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है। उनको यह मतलब नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वे लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। विजयी भाव। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, मैं हैरान हूं कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच है। रियल लाइफ में कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं। क्या कांग्रेस के लोग कलाकार का वही चरित्र बनाएंगे जो वो निभा रहा है? भाजपा भारत के कलाकारों और महिलाओं का सम्मान करती है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का अपमान कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और काबिल एतराज है। उन्होंने इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की भी मांग की। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल एतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी के सामने आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है। सिरसा ने कहा कि आतिशी ने मीडिया को एक गैर कानूनी आदेश दिखाया और बताया कि यह आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से है। सिरसा ने कहा कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक है। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है।
ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा फिरोज शाह कोटा स्टेडियम से आईटीओ होते हुए दिल्ली सचिवालय तक ये विरोध मार्च कर रही है। बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके मद्देनजर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर और अन्य जगहों पर पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो वर्किंग के लिए आते हैं उनको कोई समस्या ना आए, इसलिए किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हमने बोर्डिंग डिबोर्डिंग को बंद नहीं किया है। सब मेट्रो स्टेशन उसमें चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने बंदे उसमें लगाए हुए हैं। कुछ मेट्रो स्टेशन पे स्पेशली जैसे पटेल चौक पे या लोकल लैंडमार्क पे, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे और जो कॉमन है उनको सबको जाने देंगे। आम ट्रैफिक चलता रहेगा सब जगह पे, किसी को कोई समस्या ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए किसी रोड को डाइवर्ट या ट्रैफिक से हम अलग से बात कर लेंगे उस विषय में। बट अभी जो रोड सड़कें चल रही हैं वो सड़कें चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। दिल्ली में आज विशेष कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर यातायात प्रभावित रहेगा। इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। आम आदमी पार्टी के संभावित प्रदर्शन को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई। सीएम केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल का मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जनता के लिए सामान्य प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो कमाल मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग से इस पर जाने से बचें और बाईपास ना जाएं। वहीं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें। एडवाइजरी में आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। हालांकि हम सुन रहे थे कि किस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो आम यातायात है, जो आम लोग हैं, उनको जाने में किसी भी तरह की दुविधा ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश या निकास अगली सूचना तक बंद रहेगा। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड आज खत्म हो रही है। उन्हें आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी बीआरएस की नेता के कविता को ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021 और 22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय की कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले में जेल में हैं। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की अभी तक कुल 5 सूची जारी की हैं, जिसमें कुल मिलाकर 399 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है।
बीजेपी ने पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में अपने सहयोगी दलों के साथ लड़ने या अकेले चुनाव में जाने की रणनीति को भी अमली जामा पहना दिया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया है। कई दिग्गज चेहरे फिर से मैदान में हैं। पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट आज अपनी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 16 नामों की सूची जारी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समूह में शामिल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमवीए के एक अन्य घटक राकपा यानी शरद चंद्र पवार ने अभी तक अप्रैल से मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि एमवीए इंडिया गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे अधिक है। बात करते हैं कर्नाटक की भी। जी हाँ, यहाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में शामिल जनता दल सेक्युलर की कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जेडीएस मांड्या हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष दुर्गापुर वर्तमान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने आज से अपनी चुनावी क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार की शुरुआत की। तो 24 की चुनौती में फिलहाल बस इतना ही। और इसके साथ और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज 5वें दिन भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर
रसायन, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल लिए जा रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फिलीपींस की मनीला खाड़ी पहुंचा। यह एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। विशेष प्रदूषण नियंत्रण जहाजों की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य आईसीजी समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और फिलीपीन तट रक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अलावा आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति साझा चिंता और संकल्प करना है। आईसीजी जहाज भारत आसियान पहल के हिस्से के रूप में 25 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आसियान देशों अर्थात फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई में विदेशी तैनाती पर है। इससे पहले वर्ष 2023 में आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण पोत ने कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई से सितंबर तक जब मॉनसून चरम पर होगा तब भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। जलवायु केंद्र ने भारत के लिए मॉनसून का इस वर्ष का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर के लिए 2 अलग-अलग आकलन किए गए हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र ने जुलाई से सितंबर के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा कि पूर्वी अफ्रीका से अरब सागर तक भारत में बंगाल की खाड़ी, इंडोनेशिया, कैरिबियन सागर, ध्रुवीय उत्तरी अटलांटिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणवर्ती प्रशांत क्षेत्र में औसतन सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि अल नीनो के कारण इस वर्ष भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्मी के मौसम के बाद अल नीनो निष्क्रिय होने की संभावना है। वहीं ला नीना के कारण भारत में मानसून के उत्तरार्ध में अच्छी वर्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। यह 7 वर्ष नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगल शुभकामनाएं, ये उन्होंने अपने एक्स पर संदेश साझा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखानाथ मंदिर में फूलों की होली में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। विशाल संख्या के रूप में आए हुए सभी संघ परिवार के, हिंदू समाज के सभी बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करते हुए होली के पवित्र उत्सव पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बांदा मंडल कारागार में कैद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की देर रात हालत बिगड़ने के बाद उसे सुबह 4 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दमोह के पटेरा इलाके के पास कल एक कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज दमोह के जिला अस्पताल में चल रहा है।
से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें करीब 5 लोग बैठे हुए थे जो हरपालपुरा और बेला के निवासी थे। 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया, जिनमें से एक व्यक्ति की पटेरा CSC में ही मौत हो चुकी है। बाकी 4 को जिला अस्पताल दमोह के लिए रेफर किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनमें से 2 लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट कर दी सफाई। BRS नेता की कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की JDS कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट PNS सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबर। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए UN की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली PM ने जताई नाराजगी। और IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर CM केजरीवाल के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि CM साहब ये जान के
बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी करते पर टिप्पणी करते हुए इसे विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करार दिया। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं, हम तो बेचारे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हम तो दिल्ली की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के मामले के अंदर ईडी की कस्टडी में हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थायी मिशन द्वारा बताया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत द्वारा मजबूत पक्ष रखा गया। न्यूयॉर्क स्थित भारतीयों के स्थायी मिशन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया कि न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग में भारत ने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। भारत द्वारा पैनल में अपने विचार रखे गए और सशक्त पहल की गई। इस वैश्विक मंच पर भारत ने लैंगिक समानता के साथ साथ जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनका जिक्र किया। तो जानकारी दी गई महिलाओं की स्थिति पर 68वें आयोग के दौरान किस तरीके से भारत ने अपनी जो प्रभावशाली स्थिति है वो दर्ज कराई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है क्योंकि अमेरिका ने अपने पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का ये कदम गाजा में युद्ध के मुद्दे पर उसके इजराइल से बढ़ते मतभेद का संकेत देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इससे बंधकों को रिहा करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को उम्मीद है कि वह बंदियों को रिहा किए बिना संघर्ष विराम हासिल करने के लिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में इस सप्ताह होने वाली इजरायली प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक रद्द करने का फैसला भी किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा वह लड़ाई नहीं रोकेगा। बात पाकिस्तान की, जहां नवल एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमले की खबर है। इस नौसैनिक हवाई स्टेशन पर कुछ समय तक गोलीबारी भी हुई। वहीं इस क्षेत्र में कई बम धमाकों की भी सूचना मिली है। स्थानीय न्यूज़ प्लेटफॉर्म द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मालूम हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का लगातार विरोध करती रहती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का भी आरोप लगाती है। BLA ने दावा किया है कि उसके लड़ाके एयरबेस में घुस गए हैं। वहीं हमले के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी कैच ने टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में आपातकाल लगा दिया है और सभी डॉक्टर्स को तुरंत ड्यूटी पर आने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया। पाकिस्तान की मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। सत्र अदालत के न्यायाधीश ताहिरा अब्बास सिप्रा ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए पेशी के आदेश जारी किए। PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने अदियाला जेल अधीक्षक को 4 अप्रैल को इमरान खान को पेश करने का आदेश दिया। वहीं इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। गौरतलब है कि PTI के संस्थापक इमरान खान पद से हटने के बाद से 100 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। तौशखाना, सिफर और गैरकानूनी विवाह मामलों में दोष सिद्धि के बाद वह वर्तमान में अदियाला जेल में बंद हैं। और बात करते हैं, दरअसल भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। इसके साथ ही देश में अरबपतियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है।
हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक देश में 1319 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक दौलत है। एक साल में इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस लिस्ट में 278 लोगों को पहली बार जगह मिली है। ये पहला मौका है जब इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या 1300 पार कर गई है। इस पिछले 5 साल में इस संख्या में 76% तेजी आई है। दूसरी ओर चीन और ब्रिटेन में अरबपतियों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि यूरोप में अभी स्थिरता है। हुरून ग्लोबल के चेयरमैन रूपर्ट हुकेवर्थ का कहना है कि ये ट्रेंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण असमानताओं को दिखाता है। हुरून ग्लोबल एक रिसर्च ग्रुप है जो दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट प्रकाशित करता है। 1998 से अमीरों के आंकड़े जुटाने वाले हुकेवर्थ का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कारोबारियों में काफ़ी अधिक आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी मानते हैं कि अगला साल बेहतर होगा, जबकि चीन में उन्हें लगता है कि अगला साल बदतर होगा। यूरोप में भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती। और वहीं जिस तरीके से लगातार अर्थव्यवस्था उभरती नजर आ रही है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में नजर आता है। तेज गति से हुए आर्थिक विकास ने रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है, जिस वजह से संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगातार गिर रहे चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उसके लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में भारत की जमकर तारीफ की। WEF के वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली केंद्र के प्रमुख मैट ब्लेक ने कहा कि नीतिगत बदलावों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। IMF ने भी भारत के ग्रोथ रेट को रिवाइज कर बढ़ाया, तो वहीं मूडीज जैसी कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर ग्रोथ रेट में इजाफा किया है। वहीं बेहतर आर्थिक विकास रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में 16.02 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। वहीं जनवरी 2024 में पहली बार करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्य ज्यादा हैं। इन नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं, जो संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। और यही वजह है कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी 125वीं बोर्ड मीटिंग में 7 अन्य नियमों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद से इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब से इंश्योरेंस खरीदने के लिए लोगों को हर कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के एजेंट से संपर्क ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बीमा सुगम के जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि समूह 2030 तक 70% हरित ऊर्जा की ओर बढ़ जाएगा। जमशेदपुर में XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह की प्राथमिकताएं सरलीकरण, तालमेल, स्थिरता, आपूर्ति, श्रृंखला परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन है। ये ईमानदारी, ठोस रणनीति, महान कार्यान्वयन, सुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से हासिल किए जाते हैं। IIFL फाइनेंस लिमिटेड और JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड की नियमकीय अवहेलना के मामलों में RBI विशेष ऑडिट शुरू करेगा। IIFL फाइनेंस को स्वर्ण ऋण मुहैया करवाने से रोक दिया गया है, जबकि JM FPL को शेयर या डिबेंचर के लिए कर्ज देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आरबीआई ने इन दोनों इकाइयों पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि विशेष ऑडिट पूरा होने और इन खामियों को संतोषजनक ढंग से हल किए जाने के बाद इनके कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी। नियामक ने इन 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विशेष ऑडिट के लिए इच्छुक ऑडिट फर्मों के लिए ई टेंडर जारी किया है। सेबी ने फंड हाउस के लिक्विडिटी का आकलन करते समय कम से कम 20% ई लिक्विड स्टॉक को नजरअंदाज करने को कहा है। इसका लक्ष्य ये है कि माइक्रो कैप को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वे आने वाले कल के मल्टीबैगर्स में बदल सकते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने मैसेज पिनिंग फीचर को अपग्रेड किया है। अब यूजर्स एक चैट में 3 मैसेज को पिन कर सकते हैं। पिछले सप्ताह ऐप के बीटा वर्जन में इस फीचर को स्पॉट किया गया। मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म पहले यूजर्स को केवल 1 मैसेज पिन करने की अनुमति देता था। टेक्स्ट मैसेजों के अलावा मेटा ने कंफर्म किया है कि यूजर्स अब मीडिया, वॉइस नोट और इमोजी को पिन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का दावा है कि ये फीचर पर्सनल और ग्रुप चैट दोनों में उपलब्ध है। बाइडेन प्रशासन ने चीनी हैकर्स पर कार्रवाई की है। अमेरिकी कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के सिस्टम हैक करने के लिए की गई चीनी हैकर्स के खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने हैकर्स पर आपराधिक आरोपों और प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों, निगमों, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन के चुनाव निगरानीकर्ता को निशाना बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान को साल 2010 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य चीनी सरकार के आलोचकों को परेशान करना और अमेरिकी निगमों के डेटा को चुराना और उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तियों की जासूसी करना शामिल था। न्यूयॉर्क में अमेरिकी संघीय अदालत में 7 चीनी नागरिकों को दोषी ठहराया है। इन सभी पर सालों से हैकिंग करने का आरोप है। नेशनल ट्रायल्स में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को हराने वाले अमन सेहरावत भारतीय कुश्ती में उभरता हुआ नाम है। अमन को यकीन है कि वे अपने प्रदर्शन से अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एशिया क्वालिफाइंग में पेरिस ओलंपिक का कोटा जीतने में जरूर कामयाब होंगे। अमन से इस विषय पर और उनकी तैयारी पर उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इन दिनों भारतीय कुश्ती में एक नाम जो बहुत तेजी से उभर रहा है, वो नाम है अमन सेहरावत का, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करते हैं। और खासकर उन्होंने ट्रायल्स में जब से रवि दहिया को हराया है, तब से उनके नाम की चर्चा हर ओर है। अमन, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, नेशनल ट्रायल्स आपने जीता, ओलंपियन रवि दहिया को हराया, जो कि मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के, और अब आपकी नज़र जो है वो एशियन क्वालिफायर्स पे है, जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। कैसे देखते हैं उसको, तैयारी को लेकर के? उस तैयारी तो अच्छी हो रही है, अभी ट्रेला में बहुत कमी रही है, इबुन पे भी ध्यान देंगे। अब तो ऐसा, पिछले साल मैं एशिया चैंपियन भी था, वैसा लग रहा है भाई एशिया चैंपियन बन सकता तो देश के लिए कोटा भी लेके आ सकते हैं एशिया चैंपियनशिप में ही। देश के लिए कोटा भी ला सकते हैं चैंपियनशिप में, लेकिन एक इवेंट जो होगा वो अलग तरह का इवेंट होगा, वो एशियन क्वालिफायर्स होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक चुनौती होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस साल जो टूर्नामेंट आपने खेला वो जगरेब ओपन खेला, जो कि साल के शुरुआत में था, और उसके बाद अब ये बड़ा इवेंट है इंटरनेशनली। तो क्या एक दबाव भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, दबाव तो महसूस नहीं कर रहा। वो जगरेब ओपन खेला था, उससे ऐसा लगा भाई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसमें फर्स्ट आया था एक तरफा, ऐसा लग रहा है अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और अब एशिया के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप? अभी ध्यान तो बस प्रैक्टिस करी और रेस्ट करा, इन पे 2 ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अगर तकनीकी की बात की जाए तो कौन सी तकनीक पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट हर एक प्लेयर की अलग अलग लड़ाई होती है कुश्ती की, और फिर उस हर एक प्लेयर की उस कमी पे ही काम करते हैं। मतलब कुश्ती देखते हैं शाम को सोते वक्त, फिर सुबह उसी कमी पर जिसके साथ बाउट होनी है हर एक कंट्री के, उसी प्लेयर की बाउट देखते हैं। फिर आप लंबे समय से कुश्ती से जुड़े भी रहे हैं, और आपने एशियन गेम्स में जो लास्ट ईयर हांगझो में हुए थे वहाँ पे आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उसके बाद हालांकि आपने जिस तरह से इस बार नेशनल ट्रायल्स में रवि दहिया को हराया है, तो ये 2 जो जीतें आई हैं आपके सामने, ये कितनी ज़्यादा एक मोटिवेट करती हैं आपको, चाहे एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर नेशनल ट्रायल्स में आकर के रवि दहिया को हराना हो? नहीं, रवि दहिया को हराने, हार जीत तो मैच में चलता ही है। रवि दहिया को हराना मतलब और भी प्लेयर थे उनको भी हराया है, फिर
मतलब बहुत खुशी हुई भाई, ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया, तो इससे और हौसला अप हुआ भाई, अब और अच्छा करेंगे आगे जाके देश के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है कुश्ती में? हाँ, कुश्ती में काफ़ी हाई, इंडिया में ही बहुत हैवी है कंपटीशन, तो बाहर तो है ही। पेरिस ओलंपिक के लिए कितनी ज़्यादा उम्मीदें आप खुद से लगा रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग इवेंट अगले महीने खेलना है, और तो कहीं ना कहीं एक ये सपना जो है पेरिस ओलंपिक को खेलने का, उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? पेरिस में तो ऐसा अच्छा करेंगे, पहले तो एशिया चैंपियनशिप पे ध्यान है, इसी पे पूरा फोकस है, और जो मतलब इसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो प्रैक्टिस के दरमियान किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट टेक्निक पे ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्कआउट, जो कमी है अब कुश्ती में भी रही है, डिफेंस की कमी थी, अब उसी पे चल रहा है काम। अमन, जैसा कि आपको खुद भी मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से कुश्ती में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी सामने आते रहे, लेकिन अब एक बार फिर से WFI का पूरा कंट्रोल जो है वो कुश्ती पे हो गया है। तो जब WFI का पूरा कंट्रोल हो गया है वापस, तो ये जो एक नया मोड़ आया है सामने, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं ठीक है, अच्छा हुआ जो WFI के उसमें आ गया, अब कुश्ती में कंपटीशन शुरू हो गए, अब और कंपटीशन होंगे, विदेश में टीम जाएंगे लड़ने के लिए, और कुश्ती में बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अमन सहरावत, जो बहुत ज़्यादा तो अपनी रणनीति के बारे में खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं और इतना ज़रूर उनको भरोसा है कि जो एशियन क्वालिफायर्स है उसमें वो अपने आप को मजबूती के साथ जो है वो सामने रखेंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए इसी टूर्नामेंट से टिकट जो है वो कटा लें, और साथ ही साथ आगे चल करके पेरिस ओलंपिक में देश का मान बढ़ाएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं IPL की, जिसमें आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होंगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी दूसरी जीत हासिल करने की होगी। वहीं IPL में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। RCB की यह है इस टूर्नामेंट में पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर्स में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में RCB ने विराट कोहली के 77 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए और 4 विकेट से मैच जीत लिया। व्यक्तिगत संबंधों और जीवन पर क्रोध करने से प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो क्रोध को प्रभावित करने में प्रभावी हैं। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ उचित नहीं है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है, बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कई तरह से हम पर पड़ता है। क्रोध एक वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम जो हो रहा है वो सामने वाले पे आ रहा है, क्योंकि कई बार सामने वाले को उसके कारण डांटा जा रहा है। ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति आज गुस्सा करता है, उस गुस्से का प्रभाव व्यक्ति के शरीर में 3 दिनों तक रहता है, और उस नुकसान के कारण शरीर की पूरी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो उसकी एक सिस्टम है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई, जिससे BP बढ़ जाना, हार्ट पे असर पड़ना, भावनाओं पे असर पड़ना, संबंधों में दिक्कतें आना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक क्रोध या गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। लोगों को छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जैसे दफ्तर के लिए देर होना, अधिक ट्रैफिक मिल जाना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलना, बच्चों का बात न मानना, बच्चे की हरकतें, किसी की अनुचित बात या कोई कार्य पूर्ण न होना। ऐसी बातों पर हम कभी न कभी गुस्सा अवश्य करते हैं। अगर आसपास हो, अवेलेबल हो, हाथ में हो, तो पानी पीना है, सिप सिप कर करके घूंट घूंट में उसको पीना है, थोड़ा सा समय लेते हुए, और उसके साथ में स्वयं से दोबारा ये प्रश्न करना है कि क्या ये गुस्सा करना उचित है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी करना है
क्या ये गुस्सा करने के कारण जिस चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ उसका समाधान हो जाएगा। ये 2 चीज़ें उस समय तुरंत करनी है। आप तुरंत बैठ करके बैक काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। आप 100 से शुरू कर सकते हैं, 50 से शुरू कर सकते हैं और उसे वापस 1 तक शुरू आ सकते हैं। कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। क्रोध को स्वयं में एक विकार नहीं माना जाता, लेकिन क्रोध कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक ज्ञात लक्षण है। क्रोध लड़ाई, झगड़े या भागने की प्रतिक्रिया का भाग है। सबसे पहले मन को ये बताना होगा कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं है और इस तरफ हमें कार्य करना है। हम सोने, जागने, उठने इसका एक रूटीन बनाएं और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसकी हम बात करते हैं, समय का प्रबंधन करना। जब हम इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आने लगती हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अपने गुस्से को शांत रखने के साथ साथ सामने वाले के गुस्से पे भी खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। किसी भी स्थिति को बेहतर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि क्रोध न किया जाए। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है? आप आसानी से चिढ़ जाते हैं या निराश हो जाते हैं? तो आप क्रोध संबंधी समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आदतों में बदलाव कर क्रोध का उचित प्रबंधन संभव हो सकता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध की आदत को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आप नियंत्रण रख सकते हैं। वहीं सोमवार की अगर बात करें तो पूरे देश में रंगों की बारिश हुई। सारे गिले शिकवे भूलकर लोग रंगों में डूब गए। देखिए रंगोत्सव की खूबसूरत झलकियां। होली एक, उसके रंग अनेक और हर रंग कुछ कहता है आपसे, हमसे, हम सबसे। पूरे देश ने सोमवार को इन्हीं रंगों को बिखेरा, समेटा। इन रंगों ने सारी दूरियां मिटा दी। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी हो गए इन रंगों में सराबोर। देश का कोना कोना रंगों में डूबा दिखा। फिजाओं में मस्ती छाई रही। अगर आस्था का भी कोई रंग होता होगा तो यकीनन कुछ ऐसा ही होता होगा। उसके दर पर तो हर रंग एक सा है। कभी ये रंग इठलाते हैं तो कभी उम्मीद जगाते हैं, जीवन का एहसास कराते हैं। और ये देश से मोहब्बत का रंग, जज्बात का रंग, कर्तव्य और ईमानदारी का रंग, अपने घर, खेत और खलिहान से दूर मां भारती का रंग। हमारे रंग तो सरहद पार भी वहां की हवाओं में, वहां की फिजाओं में खुशबू बिखेर रहे हैं। खींचे चले आ रहे हैं विदेशी मेहमान हमारे रंग में रंगने। और कुछ रंग समंदर किनारे रेत पर भी उकेरे जाते हैं। जीवन का फलसफा भी तो यही है। अभी तो यही था, अभी कहां चला गया वो रंग। होली मुबारक। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अलग अलग रंग हैं और उम्मीद यही कि ये रंग हमेशा आपके जीवन में रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।